कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने संधि पढ़ी थी, जिसमें से स्वर संधि के 3 भेदों को हमने पढ़ लिया था। आज हम चौथा भेद उसका पढ़ रहे हैं। आइए, आज का जो भेद है उसका नाम है यड़ संधि। क्या नाम है? यड़ संधि। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। जैसे यड़ संधि में होता क्या है, तो इस संधि में छोटी बड़ी का या बन जाता है। जो वर्ण का परिवर्तन होगा वो छोटी ई बड़ी ई। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा छोटी बड़ी को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, स्वर का कोई भी वर्ण हो सकता है, तो या में बदल जाएगा। और इसी प्रकार से यदि छोटाऊ बड़ाऊ पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है पहला वर्ण छोटाऊ बड़ाऊ को छोड़ करके कोई भी स्वर होगा तो उसका परिवर्तन वा में हो जाएगा और ऋण का परिवर्तन रा में हो जाएगा। आइए हम इसको यहाँ पहले ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है अभी हम यहाँ पे आपको बिल्कुल सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। देखिए, हमने आपसे कहा कि हमारी जो संधि है उसका विच्छेद 2 शब्दों में करते हैं। कितने शब्दों में करते हैं? 2 शब्दों में। तो उसमें देखिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण या तो छोटी ई होंगे और या तो बड़ी ई। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा वो असमान, मतलब छोटी बड़ी को छोड़ करके कोई भी, जैसे असमान, हम बस ऐसे ले लेते हैं असमान, कोई भी होगा। तो जो हमारा परिवर्तन होगा वर्ण का वो हो जाएगा हमारा या। और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमारा या होगा वो यहाँ पे हलंत युक्त होगा। हलंत युक्त का मतलब ये है कि जो या वर्ण है हमारा वो आधा है। या वर्ण हमारा आधा है, इसमें स्वर जो मिला हुआ नहीं है। इसी प्रकार से यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण यदि हमें छोटा ऊ मिल रहे हैं या बड़ा ऊ, या तो छोटा ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण क्या होंगे? असमान। मतलब इसका मतलब ये है कि असमान, तो हमारा जो नया वर्ण बनेगा वो हमारा बनेगा वा, और वा भी हमारा हलंत युक्त है, इसलिए वा जो है वो हमारा आधा है। इसी प्रकार से पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ऋण है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ऋण को छोड़ करके कोई भी है, तो हमारा बन जाएगा रा। क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। और रा भी हलंत युक्त है, इसलिए रा आधा। आइए इसी चीज को हम यहाँ अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आप पढ़िए, अति धन आचार। हमारा जो विच्छेद है, 2 शब्दों में जो विच्छेद है वो क्या है? अति धन आचार। तो अति में जो हमारा सुर मिला हुआ है वो छोटी ई मिला हुआ है। ता में जो सुर हमारा मिला हुआ है वो कौन सा मिला हुआ है? छोटी ई। देखिए, इसको भी थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। यहाँ से यदि हमने छोटी ई, ता में छोटी ई स्वर यदि हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा अभी आपको यहाँ पे आपका लिखा है आ, तो आ हमने लिख लिया। फिर यहाँ से हम छोटी ई निकाल लेते हैं, वो हम साइड में इधर लिख लेते हैं। तो छोटी ई जब हमने ता से निकाल लिया तो यहाँ पे सुर तो निकल गया, और जब किसी वर्ण से सुर निकल जाता है तो वो हमारा अक्षर जो है वो आधा हो जाता है। तो यानी कि ये जो हमारा ता है ये हो जाएगा आधा। अब देखिए, अब हमने आपको बताया यहाँ पे हमारा
पहले वर्ड का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ड जो होगा वो या तो छोटी होगा या तो बड़ी, तो हमने यही तो बताया था, तो हमको छोटी यहाँ पे मिल गया। दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ड है वो हमने कहा कि छोटी ई को बड़ी ई को छोड़कर कोई भी हो सकता, तो यहाँ पे आ है, तो ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पे असमान है, क्या है, आ। लेकिन उससे जो नया वर्ड हमारा बनेगा वो बनेगा या। क्या बनेगा, या। तो इस या को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे मात्रा हमारी जो बड़ा आ की लगी है वो हम यहाँ लगा लेंगे, बाकी बचा शेष वो हम ऐसे ही इसको लिख देंगे। तो हमारा बन गया अत्याचार। क्या बन गया, अत्याचार। एक चीज हम और यहाँ पे, अगर आप भूल जाएं तो इसको कैसे पहचानेंगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यड़। क्या लिखा हुआ है, यड़, या से यड़। तो आप ध्यान रखना कि छोटी बड़ी के बाद जो हमारा वर्ण परिवर्तित होगा वो या ही बनेगा, या से यड़, या से यड़। और पहला जो छोटी बड़ी के बाद जो हमारा वर्ण नया बनेगा या बनेगा, और छोटा बड़ा का वा और ऋण का रा। ऐसे याद रखना कि यड़ में जो छोटी बड़ी के बाद जो वर्ण बनेगा हमारा परिवर्तित नया वर्ण अक्षर वो या बनेगा। तो ये हमने सीख लिया। आइए हम इसको आपको सिखाते हैं। यहाँ पे आपका है विधन आकुल। क्या है, विधन आकुल। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे वा में आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हम निकाल लिए, यानी कि यही सेम टू लिखा है, छोटी हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। फिर तो यहाँ पे जब हमने किसी वर्ण से जब स्वर हमने निकाल ही लिया तो वो अक्षर हमारा कितना बचा, हा, आधा बचा, तो ये आधा हुआ, हमने लिख दिया। फिर हमने कहा छोटी बड़ी के बाद कोई असमान स्वर, यानी कि छोटी बड़ी ना हो बाकी कोई भी हो सकता है, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, ये आ मिला। लेकिन हमको ये पता है कि छोटी या बड़ी दूसरे शब्द का प्रथम जो वर्ण है, कोई भी वर्ण, ये दोनों नया जो वर्ड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, नया वर्ड बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे या। तो हमने इसको लिख लिया या। अब यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी है, इस मात्रा को हमने लगा दिया, बाकी शेष जो बचा था हमारा ये कुल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया व्याकुल। ये आप समझ गए, ये संधि है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी यही है कि यहाँ हमको पता है कि विच्छेद के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का हम परिवर्तन करते हैं, तो ती है, तो ती से हमने क्या निकाला, ई निकाल लिया। तो जब हमने इसमें से स्वर निकाल ही लिया तो शेष बचे हम साथ में लिखते रहे, तो हमने ई लिख लिया और इसमें से हमने ई निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या बचा, ये अक्षर हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। फिर एक मिनट, ये जो है सही से अभी समझा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे ये हम छोटी हमने इसको जो है ऐसे लिख लिया, फिर हमको लेना है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण है आपका टी, और टी से हमने छोटी ई अलग कर लिया, सुर अलग कर लिया। तो जब सुर अलग कर लिया तो ये अक्षर हो गया हमारा आधा। क्या हो गया, आधा ता हो गया। अब हमको पता है कि छोटी ई और कोई असमान स्वर बनेंगे क्या, या। हमको इधर पता है कि छोटी बड़ी या तो असमान स्वर तो या बनेगा, तो फिर हमने यहाँ पे बना दिया या। अब यहाँ पे इस आ ही तो हम लेंगे, एक वर्ण ही तो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो मात्रा है ये हम यहाँ पे लगा देंगे, बाकी जो हमारा बचा शेष वो हम लिख देंगे, तो क्या हो गया, इत्यादि हो गया। समझ गए। आगे कुछ और उदाहरण है उनको हम देखते हैं। जैसे अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे है सु। क्या है, सु। तो सु से हम क्या निकालेंगे, सु से हम यहाँ पे उ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें, उ। तो यहाँ बचा क्या, जब हमने यहाँ से सुर निकाल ही लिया तो ये अक्षर हमारा क्या हो गया, आधा। क्या हो गया, आधा हो गया। अब हमको पता है कि यहाँ पे हमने आपको बताया यदि हमको छोटाओ मिले या बड़ाओ मिले,
उसके बाद कोई छुटाऊ बढ़ाऊ को छोड़ करके कोई भी असमान सुर, यानी कि इधर के जो हमारे वर्ण है वो इन वर्णों से मैच ना करें, तो हमारा नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वा। तो यहाँ पे जब आप छुटाऊ निकाल लिए तो ये वर्ण हमारा क्या हो गया, आधा, हमने आधा लिख दिया। फिर हमको पता है यहाँ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हम लेंगे, तो आ हमने ले लिया, तो हमको पता है कि छुटाऊ बढ़ाऊ के बाद असमान सुर आने पे हो जाएगा वा, तो हमने लिख लिया वा, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो शेष बचा है, अब इसमें जो बड़ा की मात्रा लगी है बड़ा की मात्रा लगा देंगे, और शेष जो बचा वो हमने लिख दिया स्वागत। समझ गए कौन सी संधि है, यड़। कौन सी है, यड़। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ से आप छुटाऊ अलग कर लीजिए, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा आपका आधा अक्षर बचा। फिर उसके बाद से हमने ये ले लिया, तो ये ले लिया। अब हमको पता है कि छुटाऊ हो या बढ़ाऊ हो, उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो बनेगा क्या, बनेगा हमारा वा, तो हमने वा बना दिया। फिर शेष जितना बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, हो गया आपका स्वच्छ। बस इतना आप इसमें याद रखिए कि यड़ संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दूसरे शब्द का प्रथम जो वर्ण है वो असमान हो, यानी कि छोटी बड़ी को छोड़ करके कोई भी हो, तो बनेगा या। यड़ संधि में क्या बनेगा, या, और छुटाऊ बढ़ाऊ के बाद असमान सुर तो वा, और ऋण के बाद कोई असमान सुर तो रा। यही हमने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद है हमारी अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि। देखिए इसमें अयादि संधि में क्या है, इसमें है, इस संधि में ए आए ओ आओ के बाद यदि कोई असमान सुर आए तो क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाता है। तो ये परिभाषा तो इतनी बड़ी है, परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन इसको हम आपको छोटे से बॉक्स में समझा रहे हैं, समझिए। देखिए अयादि संधि में क्या है, अब इसकी भी एक माइंड में ट्रिक आप सेट कर लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था यड़ में या बनेगा, या से यड़, या से या, तो छुट्टी बड़ी के बाद असमान सुर या, छुटाऊ बढ़ाऊ के बाद असमान सुर वा, और ऋण के बाद असमान सुर तो क्या हो जाएगा, रा। इसी प्रकार से अयादि है, अयादि। तो इसमें देखिए कैसे हम इसको सेट कर लेंगे। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आपका ए है, क्या है, ए, और इसके बाद कोई असमान सुर, कैसा सुर, असमान सुर, असमान सुर, तो हमारा ये हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और उसके बाद यदि आपका आए है, आए के बाद कोई असमान सुर, तो आपका हो जाएगा आय। क्या हो जाएगा, आय। यहाँ ये हमारा लघु है, ये दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व है, तो ये क्या हो गया, दीर्घ, या गुरु भी कह सकते हैं। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। फिर इसी प्रकार से यदि आपका देखिए, यदि आपका है ओ, क्या है, ओ, और धन असमान सुर, तो आपका बन जाएगा, क्या हमने परिभाषा में लिखवाया, बन जाएगा आव। क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। और यदि ये आओ है तो क्या बन जाएगा, आओ कोई भी असमान सुर, तो बन जाएगा आव। क्या बन जाएगा, आव। इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। आइए हम यहाँ पे इसको आपको बताते हैं। यहाँ जैसे आता है ने, क्या है यहाँ पे, ने, तो ने में ए की मात्रा लगेगी। हमको पता है ए की मात्रा लगानी होती है तो हम एक मात्रा लगाते हैं, आए की मात्रा लगानी होती है तो हम कितनी मात्रा लगाते हैं, दो मात्राएं लगाते हैं। यही तो है हमारा प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे है हमारा ने, तो ने में हमने ए अलग कर लिया, ठीक है।
तो हमारा खाली बचा क्या, ना बचा, क्या बचा, ना। और यहाँ पे बचा हमारा ना। अब हमको पता है कि ए और आ समान स्वर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो यहां से हमने ने लिया, यहां से आ, तो ने और आ मिलके बन गया नए, क्या बन गया बताइए, या बन जाएगा। तो ने धन अन बराबर क्या हमारा ये या बन जाएगा, तो हो जाएगा नयन, क्या हो जाएगा, नयन। क्योंकि ने हमने जब इसको अलग कर लिया तो ये ए तो हमारा अलग हो गया, फिर आ, तो ए और आ मिलके हमारा बन गया या बन गया, और यहाँ बचा ना, तो ना और जो है या हमारा ये परिवर्तित होके बना, और फिर बचा यहाँ पे ना, तो नयन हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे है ये से धन अयन, इसमें भी हम यही बनाएंगे, से धन अयन, तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे। देखिए जैसे यहां से हमने ए को अलग किया तो बचा क्या हमारा सा, क्या बचा हमारा सा। और ए हमको पता है यहाँ पे ए और असमान स्वर, यहाँ पे देखिए ए और असमान स्वर बनेगा अय, तो हमारा देखिए यहाँ पे स से धन अयन, तो क्या हो जाएगा सयन, क्या हो जाएगा सयन। क्योंकि हमारा ये वाला और इसमें से जो हमने ए लिया, तो ए और आ मिलके हो गया अय, तो सयन बचा हमारा, ये सयन हो गया। क्योंकि इसमें जो है हमारा आ मिला हुआ है, कहिए या, तो आ हमारा आ रहा है, सयन हो गया। इसी प्रकार से ये है नए धन अक, क्या है नए धन अक। अब हमको पता है कि जहां पे आए होगा वहां हमारा आओ बनेगा, क्या बनेगा आए। तो देखिए यहाँ पे हमने ना ले लिया, लेकिन हमको पता है जब हमने आय निकाल लिया यहाँ से तो ना बचा, और इधर हम ये वाला ले लेंगे, लेकिन हमको पता है ये बनेगा आय, क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आय से बनेगा आय। यहाँ पे देखिए ये हमारा था आय, जब हम लिखते हैं तो दो मात्राएं लगाते हैं, आय हमने अलग कर लिया तो ये हमारा आय निकल गया, तो ना बचा, और यहाँ से हमने असमान स्वर ले लिया तो हमारा क्या बनेगा नायक, नायक। जैसे आय था तो ना में बड़ा आ है और या, ठीक है ना यक हमारा हो गया। इसी प्रकार से इधर देखिए जैसे क्या है गए धन अक, तो गए से आप जो है अय को क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे, ठीक है, ये मात्राएं हमारी होती हैं अय में। तो यहाँ बच्चा गा शेष बचा, तो उस गा को हमने लिख दिया। फिर ये वाला भी हम ले लेंगे, तो ये और ये मिलके जब यहाँ हमने ये वाला भी आ ले लिया, दूसरे शब्द का प्रथम भी ले लिया, तो हमको पता है कि जहां पे आय होगा तो बनेगा आय, क्या बनेगा आय। तो इसलिए यहाँ पे गए धन अक बराबर बन जाएगा गा, ये गाय बन गया, यहाँ पे आय था यहाँ पे गाय बन गया, और बचा हुआ गायक। कौन सी संधि हुई अयादि संधि। और इसको समझ लीजिए अच्छे से, हमने आपको बताया कि जब प्रथम शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ हो तो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी ओ को छोड़कर कोई भी हो तो बनेगा अव, और आओ ओ के बाद आओ आता है, तो आओ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आओ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण असमान हो तो बनेगा आओ। तो इसको भी यहाँ पे सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ ओ है तो ओ हमने कर लिया अलग, क्या कर लिया अलग, ओ निकल गया, तो बचा क्या खाली पा बचा आपका, और ये वाला भी ले लेंगे हम, इसी में ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्लस इसी में ऐड कर लेंगे धन, तो हमारा क्या बन जाएगा अव। तो ये हमारा क्या हो गया देखो प, और फिर ये हमारा बनेगा वा, पवन, क्या बनेगा पवन, ठीक है। ये वा बना हुआ है, ये पेन लग गया है गलती से तो बा लग रहा है, इसको आप इसको फिर से समझिए। जब हमने ओ निकाला तो यहाँ बचा, एक मिनट,
ये हमारा था गायक। तो हमने ओ निकाल लिया तो बचा पा। क्या बचा यहाँ पे? पा बचा। और फिर ओ और आ मिलके हो गया वा। क्या हो गया? वा। हमने यहाँ पे आपको बताया है ये वा हो जाता अव। तो इसमें देखिए वहां पे अव है तो पव है, ये पा में आ मिला है ना, तो वहां पे हमारा देखिए ओ धन असमान स्वर अव। तो यहाँ पे ओ हमने निकाला तो ओ और असमान स्वर पव हो गया ना, पा में आ मिला है पव। और फिर बचा क्या हमारा? ना बचा यहाँ पे शेष, हमने ये लिख दिया, हो गया पवन। क्या हो गया? पवन। इसको फिर से लिख दें, एक में मिल गया। तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। तो ये आपका क्या बन गया? पवन। समझ गए? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आओ। क्या है? ओ के बाद आओ। तो आओ हम यहाँ से निकाल लेंगे। आओ क्या कर लेंगे? निकाल लिया। तो बचा यहाँ पे क्या? पा। पा बचा। अब ये वाला भी ले लेंगे। तो इधर हमने आपको समझाया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि आओ होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि असमान होगा तो आओ बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने आओ निकाल लिया तो खाली पा बचा, लेकिन बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा आओ। तो ये क्या हो जाएगा? पा व। बाकी शेष जो हमारा का बचा वो हम इसमें लगा देंगे, हो गया पावक। इसी प्रकार से ये भी समझिए, इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ से आपने आओ निकाल लिया तो हमारा बचा क्या? भा। और फिर यहाँ पे ऊ है, तो ऊ है तो, लेकिन यहाँ पे आ हम लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? भा, क्योंकि बनेगा हमारा भाव। और यहाँ पे है छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती तो वो मात्रा हम इसमें लगा देंगे और बाकी हमारा बचा का, हो गया भावुक। समझ गए? तो इसमें बस हमको इतना समझना है अयादि संधि में कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि आपका ए होगा, ए के बाद कोई असमान स्वर तो आय बनेगा, आय के बाद कोई असमान स्वर तो आय बनेगा, और ओ के बाद कोई असमान स्वर तो आव बनेगा, आओ के बाद कोई असमान स्वर तो आव बनेगा। ये है हमारी अयादि संधि। इसको याद रखें, अयादि में ए आए ओ आओ, चार जो है वर्णों का मात्र खेल है। ए आए ओ आओ। तो ए असमान स्वर क्या बनेगा? आय, और आय से आय, और ओ असमान स्वर अव, आओ से आओ के बाद कोई असमान स्वर तो आओ। यड़ में क्या था? छोटी बड़ी के बाद कोई असमान स्वर तो या से यड़, या से या, और उसके बाद छोटाओ बड़ाओ के बाद कोई असमान स्वर तो वा, और ऋण के बाद कोई असमान स्वर तो रा। ये बस इतना हमको याद करना है, प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक एक नियम बताती जाऊंगी और आप समझते जाइए। व्यंजन संधि क्या होती है? जब देखिए यहाँ पे क्या है, जब मिलने वाली दो ध्वनियों से, जैसे हमारी दो ध्वनियां ही तो मिलती हैं, दो वर्ण ही तो मिलते हैं, दो अक्षरों का ही तो हम परिवर्तन करते हैं, और तो हम सारा का सारे जो शब्द होते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं जैसे वो होते हैं, ऐसे हमको सिर्फ दो ध्वनियों का परिवर्तन होता है। कितनी ध्वनियों का? चाहे हम कहें दो ध्वनियों का मेल करते हैं, दो वर्णों का या दो अक्षरों का। तो देखिए जब मिलने वाली दो ध्वनियों से एक अथवा दोनों व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। या तो दोनों जो ध्वनियां हैं, जब मिलने वाली दो ध्वनियों से एक अथवा दोनों व्यंजन हो, या तो एक व्यंजन हो, या हमारे जैसे विच्छेद दो शब्दों में है तो या तो दोनों व्यंजन हो या एक व्यंजन हो और एक स्वर हो। तो उसमें से जब मिलने वाली दो ध्वनियों से एक अथवा दोनों व्यंजन हो, वहां पे कौन सी संधि होती? व्यंजन। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, तो उदाहरण के साथ में मैं एक एक नियम बताऊंगी और प्रैक्टिस जब कराऊंगी तो उसमें जो इससे संबंधित आपका होगा उदाहरण, वहां पे मैं नियम बताती रहूंगी। आपको सिर्फ जो है पहचानना है कि व्यंजन संधि होती क्या है। यहाँ पे है आपका दिक धन अंबर। क्या है? दिक धन अंबर।
अब इस नियम को मैं समझा दे रही हूं। जैसे आपके का वर्ग में, आपका ये होता है का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा। कितने अक्षर आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। कितने? ये 5 ध्वनियां आती हैं, 5 वर्ण आते हैं या 5 अक्षर आते हैं। तो व्यंजन संधि में ये नियम है। एक नियम, पहला नियम ये है कि हमारा जो पहला वर्ण है का वर्ग का, ये हमारा है का वर्ग, तो का वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका परिवर्तन हो जाता है तीसरे वर्ण में। किस वर्ण में? तीसरे वर्ण में। जैसे का 1 2 3 ये तीसरा वर्ण है, तो का, खा, गा। तो यहाँ पे देखिए हमको का वर्ग का पहला मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर में चेंज करती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका का है, तो दिक धन अंबर, तो का से मैं समझ गई कि का वर्ग का है। किस वर्ग का है? का वर्ग का। तो हमको ये बहुत सारे नियम हैं, ध्यान में रखने होंगे और ये सारे आएंगे प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हमको पता है का वर्ग, तो का वर्ग मैंने नियम बता दिया, नियम नंबर 1 कि का वर्ग का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर से हो जाता है या तीसरे वर्ण से हो जाता है। तो ये आपका दिक धन अंबर है, तो क्या हो जाएगा? आप लोग, जब मैंने नियम बता ही दिया है तो बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दिगंबर। कैसे हो जाएगा? अभी मैं आपको बता रही हूं। क्या हो जाएगा? दिगंबर। देखो यहाँ पे का जो था, का और आ मिलके, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है इसलिए ये अक्षर हमारा स्वर से क्या है? रहित है। इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है इसलिए हलंत लगा हुआ है। तो ये आधा है और ये वाला जब हमने इसमें स्वर मिलाया तो ये पूरा बना का। जब ये पूरा का बना तो जो हमारे का वर्ग का तीसरा यहाँ पे वर्ण है वो हमने पूरा यहाँ पे ले लिया, तो ये हो गया हमारा दिगंबर। बाकी हमने जो ये था ये पूरा हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा दिगंबर हो गया। अब देखिए अगला है आपका जगत धन ईश। क्या है? जगत धन ईश। मैंने आपको पहला नियम बताया भी है। अब बताओ यहाँ पे आपको ता मिल रहा, क्या मिल रहा? ता। तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? बताइए आप लोग। आइए हम समझाते हैं। देखिए जो है ता, था, दा, धा, दा। ता, था, दा, धा, ना। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ना। ये आपका, एक मिनट, ये आपका था का, खा, गा, घा, अंगा और ता, था, दा, धा, ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ता मिला, तो तीसरा वर्ण देखिए 1 2 3 ये हमारा तीसरा वर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे है जगत धन ईश। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा ता जो है वो स्वर रहित है, उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, तो इसमें हम इस वाले स्वर को क्या करेंगे? मिला लेंगे। तो देखिए बाकी हम इधर ये लिख रहे हैं आपका जग। अब ये हमारा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तो दा ले लेंगे, और इस वाले स्वर को हम इसमें क्या करेंगे? मिला देंगे और बाकी हम इसमें ऐसे ही उतार देंगे। जगदीश हो गया। इसमें बस हमको इतना सीखना है कि 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्ग का यदि पहला वर्ण मिल रहा है तो उस पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, तीसरे अक्षर में हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। अगला देखिए वात धन में, तो इसमें दूसरा नियम लगेगा, क्योंकि ये हमको सभी नियमों का क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, तभी आएगा। इसमें अब आप कहेंगे मैम इसमें भी जो है का मिल रहा है तो का वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे नियम लगते हैं, 10-15 नियम है, लेकिन अभी आपको जो जो जरूरत है, जो जो आवश्यकता है आप पहचान रहे हैं, मैं उन्हीं का अध्ययन करा रही हूँ। यहाँ पे नियम नंबर 2 ये आप सीख गए थे, नियम नंबर 1। अब आप सीखिए नियम नंबर
दो। नियम नंबर 2 में क्या है देखिए, नियम नंबर 2 में ये होता है कि जो है ये हमारा क्या वर्ड था, नियम नंबर 2 में है कि पहले वर्ड का परिवर्तन हो जाता है पांचवें या लास्ट वर्ड में। तो ये हमारा यहाँ पे का मिला है, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा पांचवें वर्ड में। देखिए कैसे, जैसे हमने ये लिख लिया आपका, अब ये पांचवा हमारा क्या है, वर्ड में। ये नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 1 में हमने सीखा कि का वर्ग का या ता वर्ग का या चा वर्ग का मतलब 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्ग का पहले वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा तीसरे वर्ण में। नियम नंबर 2 में हमने सीखा कि जो हमारे वर्ग 5 वर्ग हैं, तो पहले वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा पांचवें वर्ण में, या पंचमा अक्षर कह सकते हैं, या जो है लास्ट वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे सीखा कि हो जाएगा वर्ड में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही नियम है, यहाँ पे ता मिला तो ता था दा धा ना। अब जो है ता का परिवर्तन किस वर्ण से हो गया, पांचवें वर्ण से। तो देखिए यहाँ पे ऊ है, ऊ को हम ऐसे ही उतार लिए। अब यहाँ पे हमारा ये हलंत युक्त है, इसलिए ये आधा वर्ण है। तो जब ये आधा वर्ण है, तो यहाँ पे जो हम लेंगे आके, इसमें भी जो है ये हलंत लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ ये आधा था, यहाँ पे ये वाला जो ये हलंत युक्त था, तो ये जब आधा है तो का वर्ग का जो अंतिम लेंगे, यहाँ पे भी हमने हलंत लगा दिया है कि ये भी आधा ही रहेगा। इसी प्रकार से उत धन नयन, तो इसमें भी ता वर्ग का पांचवा लेंगे, तो यहाँ पे ता में हलंत है, ये आधा अक्षर है, इसलिए जब ये ना हम यहाँ पे पांचवें वर्ग का जो है ता वर्ग का पांचवा वर्ग लेंगे, तो ये हमारा ना भी आधा हो जाएगा। बाकी हम इसको उतार देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, उन्नयन। अब नियम नंबर 3 देखिए, नियम नंबर 3 में है कि जो हमारे पंचमाक्षर हैं या अनुस्वार है, अनुस्वार आप जानते हैं, ये जो आप ये अंग के ऊपर ये लगाते हैं, ये हमारा है अनुस्वार। क्या है ये हमारा अनुस्वार, इसको हम कहते हैं अनुस्वार कहते हैं ये हमारा। तो इस अनुस्वार का नियम नंबर 3 आप देखिए, नियम नंबर 3, इस अनुस्वार का परिवर्तन हो जाता है मां में। काहे में हो जाता है, मां में। और इसी प्रकार से हम यहाँ सीखेंगे, ये हमारा है, और जब हमारा मां होगा वो तो है इसका, इस अनुस्वार का परिवर्तन मां में हो गया, और जब मां है तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। ये हमको सीखना है। तो यहाँ पे सम है तो सा हमने ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये मां जो है ये हलंत युक्त है, तो आधा अक्षर है, तो इस मां को हमने काहे में परिवर्तित किया, अनुस्वार में। और बाकी जो है हमारा क्या बचा, योग, तो योग हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया संयोग। इसी प्रकार से इसमें भी आप लोग भी प्रैक्टिस करें। तो इसमें भी मां आया, तो मां का हमने बना दिया अनुस्वार, और बचा हुआ मैंने लिख दिया, तो हो गया संसार। इसी प्रकार से इसमें भी ये जो सा हमने लिख लिया, इस मां का परिवर्तन मैंने अनुस्वार में कर दिया, और बाकी शेष बचा हुआ इसके आगे हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया संवाद। समझ गए। तो यहाँ पे आपने 3 नियमों को जाना, और इन्हीं नियमों का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो अच्छा अभ्यास कर लीजिए, तो सारे इसमें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। जो जो उदाहरण अभी प्रैक्टिस के अंतर्गत आएंगे उसमें भी बता देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में देखिए क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ यदि स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें भी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो ये बिंदु है,
इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसे? अनुस्वार कहते हैं। अब अभी आपने ये वाला आप जो अंग लिखते हैं तब बनाते हैं, और विसर्ग आप जब आह लिखते हैं तो लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो आह लिखने पे लास्ट में ये जो आप लगाते हैं तो इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो विसर्ग का अब यहाँ हम देख रहे हैं विसर्ग क्या, इसीलिए नाम ही पड़ा विसर्ग संधि। क्या पड़ा? नाम ही इसका पड़ा है विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ हम कैसे, अच्छा आपने सा पढ़ी है, आपने अभी तक पढ़ी होगी सपेरा वाली सा और षटकोण वाली सा, और एक कौन सी सा है? सलजम वाली सा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ इन तीनों सा के नाम होते हैं, जैसे आपका भी नाम होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये मैं यहाँ बता रही हूँ, देखिए जैसे ये वाली जो सा है हमारी, ये होती है दंतिक सा। कौन सी सा? दंतिक सा। ये हमारी सा है दंतिक। और हमारी जो ये वाली सा है जिसे आप षटकोण वाली सा कहते हैं, इसे कहते हैं मूर्धन्य सा। कौन सी सा कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मूर्धन्य सा। कौन सी सा? मूर्धन्य सा। और जो हमारी ये वाली सा है, इस सा को कहते हैं तालव्य सा। कौन सी सा? तालव्य सा। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये जो हमारी सा है, ये इसका जो हम उच्चारण करते हैं दांत से करते हैं। कहिए, आप भी बोलिए सा। यानी इस सा को बोलने में हमारे ऊपर नीचे के जो दांतों का आकार है वो आपस में मिलता है। कहिए सा। हमारे दांत स्पर्श होते हैं, इसलिए इसे कहा गया दंतिक सा। क्या कहा गया? दंतिक सा। ये जो सा है हमारी, ये मूर्धन्य सा है। इस सा को आप जब बोलेंगे तो जो आपकी जिह्वा है उसका अग्रभाग यानी कि अगला भाग ऊपर की तरफ थोड़ा सा मुड़ेगा। कहिए शा, मतलब थोड़ा सा मुड़ेगा। बोलिए तालू की तरफ शा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये लगेगा कि आपकी आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि हमारे यहाँ पे आ रही है अंदर की तरफ। तो सा, इस सा को कहेंगे मूर्धन्य सा। ये जो हमारी सा है ये तालव्य सा है। इस सा का उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा का अग्रभाग है वो तालू में जाके लगेगा। बोलिए शा। पूरा जो हमारा तालु है, जो ऊपर का भाग है, वहां पे जाके लगेगा, इसलिए इसे कहेंगे तालव्य सा। ये सा समझ गए? इन्हीं तीनों सा का यहाँ पे परिवर्तन है और विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाएगा। देखिए, आइए हम इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे आपका पहला है ये विसर्ग लगे हुए हैं, तो विसर्ग से हम पहचान जाएंगे कि ये अगर आ जाए संधि कौन सी है? विसर्ग। अब इसमें देखिए हम कैसे परिवर्तन करेंगे, केवल इसमें विसर्ग का ही परिवर्तन होता है। तो ये जो यहाँ पे विसर्ग लगे हैं, इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगी इस वाली सा में। कौन सी? तालव्य की हाफ सा। तो निश्चय हो गया। अभी आपका फिर है निह धन फुर। तो ये जो निह के बाद जो विसर्ग लगे हैं तो इनका परिवर्तन आपका हो जाएगा मूर्धन्य सा में, निष्ठुर। कौन सी सा में हुआ? निष्ठुर, मूर्धन्य सा में। आपका ये दा के बाद दू तो हमने ऐसे लिख लिया, हमको परिवर्तन सिर्फ करना होता है विसर्ग का। तो विसर्ग यहाँ पे हमारी ये सा हो जाएगी ये दंतिक सा हा आधी। कैसी? और बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे, हो गया दुष्टर। तीनों सा का मैंने यहाँ पे आपको बताया और तीनों सा का यहाँ पे प्रयोग भी दिखाया। जैसे यहाँ पे थोड़ा तो हम सेंस निकालेंगे, जब शब्द को बोलेंगे तो बोलने से भी हमारी समझ में आ जाएगा कि किस वर्ण में, किस शब्द में हमारी कौन सी सा सही होती है, मानी जाती है। ये सब अभ्यास से आएगा बेटा। तो अभ्यास हम करेंगे, लेकिन पहचान जरूर जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है। इसी प्रकार से
इसमें भी कई नियम होते हैं, विसर्ग संधि में भी कई नियम होते हैं। मैंने आपको विसर्ग के जो तीनों सा में परिवर्तन होता है वो हमने बता दिया। यहाँ आपकी तालव्य सा है, ये आपकी मूर्धन्य सा है, ये आपकी दंतिक सा है। तीन नियम यहाँ पे आपने सीख लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है प्रातः धन काल। क्या है? प्रातः धन काल। तो ये नियम नंबर 4 है विसर्ग संधि का। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम केवल इस धन को हटाते हैं, बाकी हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा कि इसमें हम विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल हम ये जो हमारा धन लगा है इसे हम हटा देते हैं, बाकी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये शब्द भी आप बहुत पढ़े होंगे और लिखे भी होंगे। जैसे होता है हमारा अंतःकरण, इसमें भी हम केवल क्या हटाएंगे, केवल हम धन को हटा देंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3 नियम आपने यहां सीखे कि इस विसर्ग का परिवर्तन हमने तालव्य सा में किया। नियम नंबर 2, इस विसर्ग का परिवर्तन हमने मूर्धन्य सा में किया। नियम नंबर 3, इस विसर्ग का परिवर्तन हमने कहाँ किया? दंतिक सा में। नियम नंबर 4 कि इन शब्दों में हम जो है कोई भी विसर्ग का परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ धन हटाकर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इतना आपने समझ लिया। आगे नियम नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो विसर्ग हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखे दे रही हूँ एक साथ, आप भी बॉक्स बना करके शॉर्टकट नियम लिख सकते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे हमारे जो विसर्ग है, तो इन विसर्गों का जो परिवर्तन होता है वो ओ में हो जाता है। किस में हो जाता है? ओ में। अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे। यहाँ पे है तपह धन वन, तो ता मैंने लिख लिया और पा मैंने लिख लिया। हमको परिवर्तन तो सिर्फ विसर्ग का करना, किसका करना है? विसर्ग का। तो देखिए, हमने आपको नियम बता दिया कि यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है, तो यहाँ पे हम ये ओ में मतलब पो, आप बोलिए पो। पा में मैंने ओ की मात्रा लगाई है, बोलिए पो। जब आप पो बोलेंगे तो ओ की आवाज निकल रही है, यानी कि ओ इसमें क्या हो गया? मिल गया है। तो तपोवन क्या हो गया? तपोवन। इसी प्रकार से अगला भी देखिए, ये आपका ये तपोवन का है, ये अभी मैं बता रही हूँ। मन्ना धन नीति छूट गया, अभी बता रही हूँ। लास्ट वाला देख लीजिए, मन्ना धन रंजन, तो यहाँ भी मन हमने लिख लिया। क्या लिख लिया? मन। अब नियम के अकॉर्डिंग या नियम के यहाँ पे लागू करने पे हमको पता है विसर्ग का परिवर्तन ओ में होगा, तो मैंने ना में ओ लगा दिया। अब आप कहिए नो, बोलिए नो। तो नो का उच्चारण करते समय इसमें ओ मिल गया है, मिल गया है ना? तो नो कहिए, ओ की आवाज आ रही है, मिल गया है। बाकी जो बचा हुआ है वो मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, तो हो गया मनोरंजन। क्या हो गया? मनोरंजन। ये एक यहाँ पे छूट गया है, जिसको मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ। ये ऊपर आप समझ लीजिए, ये आपका छूट गया है, ये आप ऊपर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे है मना धन नीति, तो मन को मैंने लिख लिया, मन को लिख लिया। अब हमें नियम नंबर 5 के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमको पता है विसर्ग का ओ हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने ओ लगा दिया। अब आप नो कहेंगे तो आपका ओ इसमें मिला है, निकल रहा है, ओ स्वर हमारा ना में मिल गया। बाकी बचा हुआ हम ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा मनोनीत। आपने इतना समझ लिया कि विसर्ग संधि के अंतर्गत मैंने आपको 5 नियम बताए हैं, जिसमें तीनों सा, दंतिक सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा का प्रयोग बताया, विसर्ग का ओ में परिवर्तन बताया, और जो हमारा अनुस्वार है उसका मां में परिवर्तन या मां से अनुस्वार में परिवर्तन बताया। इसी प्रकार से मैंने आपको अभी इससे पहले व्यंजन संधि में भी बहुत सारे नियम बताए कि प्रत्येक वर्ग का पहला
अक्षर तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, नियम नंबर 1। और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर 5वें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, नियम नंबर 2। और जो भी उदाहरण आए मैंने सारे नियम आपको वहां भी बताए हैं। इसके पहले सबसे पहले मैंने आपको संधि में कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये भी बताया। फिर हमने बताया संधि में 3 अक्षर होते हैं, इसलिए संधि जो है यदि हम भूल जाएं तो संधि 3 प्रकार की होती है। और तीनों संधियों के आपको नाम बताए। पहली आपकी जो सुर संधि है उसके भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया कि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, वो भी आप अच्छे से समझ गए हैं। उसके बाद हमारी व्यंजन रही, विसर्ग रही, वो 5 प्रकार मैंने अच्छे से आपको बताए। और मैंने व्यंजन संधि के जो भी नियम हैं वो बताए और विसर्ग संधि के बताए। संधि हमारी समाप्त हो गई है। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तक हमारे 2 टॉपिक जो है 2 शीर्षक पूरे हो चुके हैं, जिनमें से विलोम और संधि। तो इन दोनों शीर्षकों का पहले हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट शीर्षक रहेगा। धन्यवाद।